हार्डवेयर ऑलरेडी आप लोग इनके बारे में जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, पढ़ के आए हुए हैं। तो अनलाइक प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, the operands of arithmetic instructions are restricted. They must be from a limited number of special locations built directly in hardware called registers. ये लास्ट टेबल में आप लोगों ने देखा था कि आपके पास टोटल जो रजिस्टर्स हैं वो 32 हैं। तो इन रजिस्टर्स को जो है वो आपके पास ये मेमोरी लोकेशन है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह आपके पास ऑपरेंड्स आ जाते हैं। रजिस्टर्स आर प्रिमिटिव यूज इन हार्डवेयर डिज़ाइन that are also visible to the programmer when the computer is completed. So you can think of register as the bricks of the computer construction. इन्हीं को यूज करके जो है वो आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। The size of the register in the LEGV8 architecture is 64 bit. ये भी लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं वो 64 बिट के हैं LEG में, और 64 बिट के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। Groups of 64 bit occur so frequently that they are given the name double word. ठीक है, अगर आप कहीं पे भी थ्योरी में आपको डबल वर्ड लिखा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप 64 बिट की जो है वो बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं और लिखा हुआ वर्ड लफ्ज नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि हम 32 बिट की बात कर रहे हैं। तो साइड पे आप देख सकते हैं डबल वर्ड और वर्ड की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। डबल वर्ड क्या होता है? अनदर नेचुरल यूनिट ऑफ एक्सेस इन अ कंप्यूटर, यूजुअली अ ग्रुप ऑफ 64 बिट्स corresponding to the size of a register in the LEGV8 architecture. तो ये याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी आगे चलकर अगर आपका डबल वर्ड लफ्ज यूज होगा तो इसका मतलब होगा 64 बिट्स, और इसी तरह से अगर वहाँ पे लफ्ज वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होगा 32 बिट्स। तो इन दोनों को आपस में गड़बड़ ना कीजिएगा। One major difference between the variables of a programming language and a register is the limited number of registers. Or typically 32 on current computers like LEG V8, ये लास्ट जो इस टॉपिक से ऊपर आपके पास टेबल है, उस टेबल में भी आपको बताया था कि आपके पास टोटल 32 रजिस्टर्स हैं इसमें LEG में, जिनको यूज़ करके आप अपने प्रोग्रामिंग लिखते हैं। इसी तरह से we have added the restriction that the 3 operands of LEG arithmetic instructions must each be chosen from one of the 32 registers. तो अभी तक हमने जितने भी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमने वेरिएबल A B C D E यूज़ किए थे। तो यहाँ पे इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने LEG की कोई भी आपने असेंबली लैंग्वेज लिखनी है तो आपने वो वेरिएबल A B C D E की बजाय आपने जो इसके रजिस्टर्स हैं उनके नेम यूज़ करने हैं। जैसे आपके पास X0 है, X1 है, सो ऑन आपके पास X29 है, X30 है, X31 है, तो A B C D E की बजाय आप उनको यूज़ करेंगे। इसके बाद जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह से हम उनको यूज़ करेंगे। और नॉर्मली आपको बताया जाता है कि A B C D जो है वो किन किन रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड है, ये भी बताया जाता है क्वेश्चन में। तो ये इस एक दो एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो क्या वजह है जी हम 32 रजिस्टर्स ही यूज़ करते हैं? The reason for the limited of 32 registers may be found in the second of our 3 underlying design principles of hardware technology. एक प्रिंसिपल डिज़ाइन प्रिंसिपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, जिसमें लिखा हुआ था डिज़ाइन प्रिंसिपल 1 है आपके पास सिंप्लिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी। जितना आप अपने हार्डवेयर को सिंपल रखेंगे और उतना ही आपके पास हार्डवेयर जो है वो फास्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पर डिज़ाइन प्रिंसिपल 2 है, दिया हुआ आपको स्मॉलर इज फास्टर, ठीक है, और इस स्मॉलर इज फास्टर को जो है वो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। A very large number of registers may increase the clock cycle time simply because it takes electronic signal longer when they must travel further.
तो स्मॉल रखने का मकसद इनका ये है कि आपके पास इनका जो एक्सेस टाइम है वो आपके पास जो है वो कम होगा। अगर आपके पास एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा तो आपके पास जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो स्लोअर होगी। ये चैप्टर 1 में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पे हम जो है वो परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे का जो है वो रेसिप्रोकल है। तो अगर आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा आता है तो आपके पास परफॉर्मेंस जो है लो हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम कम है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन होती है या बेहतर होती है। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी आपने देखी थी। आपने क्लॉक साइकिल के हिसाब से भी देखा था कि क्लॉक साइकिल जो है वो अगर आपका इंक्रीज करता है तो आपका जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होती है, और क्लॉक रेट के हिसाब से भी आपने देखा था। तो ये चीज़ें आपके पास जो है वो चैप्टर 1 में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। गाइडलाइंस सच एज स्मॉल इज फास्टर आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, because 31 register may not be faster than 32. Even so, the truth behind such observation causes computer designers to take them seriously. In this case, the designer must balance the carving of programs for more registers with the designer desire to keep the clock rate fast. की पॉइंट है आपके पास क्लॉक रेट आपका या क्लॉक साइकिल आपके पास। Another reason आपके पास क्या है? Another reason for not using more than 32 is the number of bits it would take in the instruction format. ठीक है, आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो आपने फिक्स कर दिए हैं तो आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स वेरी करती हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको जो है रजिस्टर जो है वो वेरिएबल चाहिए। Although we could simply write instruction using number of registers from 0 to 31, the LEGV8 convention is X followed by the number of registers. लास्ट टेबल में आपको जब रजिस्टर पढ़ाए थे 0 से 31 तो आपने देखा था उनके जो नेम है वो X से स्टार्ट होते हैं, और अगर आपके पास 0 रजिस्टर है तो X0 है, अगर आपके पास 31 रजिस्टर है तो उसको X31 कहते हैं, अगर आपके पास 29 रजिस्टर है तो उसको आप X29 कहते हैं। यानी कि ये सिंपल है, आपको याद रखना है कि कौन सा रजिस्टर है और किस लोकेशन पे है। इसके अलावा आपके पास कुछ रजिस्टर्स हैं जो आपके पास जिनके नेम जो है वो X से डिफरेंट है, जिसमें आपके पास एक एग्जांपल है XZR रजिस्टर की। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू 0 का रजिस्टर है, उसको हम बजाय इसके कि X31 के उसको हम XZR कह देते हैं। तो अब वही एग्जांपल जो लास्ट में हमने की थी सिंपल वेरिएबल से के साथ, तो उस एग्जांपल को अब हम जो है वो प्रॉपर इन रजिस्टर फॉर्मेट में उसकी असेंबली कैसे लिखेंगे। तो क्या है जी हमारे पास एग्जांपल f = g + h - i + j, ये आपने जो है वो एक सी या जावा का आपके पास कोड है, इसको आपने कन्वर्ट करना है असेंबली के अंदर। और यहाँ पे आपको बताया हुआ the variables f, g, h, i and j are assigned to the registers x19, x20, x21, x22 and x23 respectively. What is the compiled LEGV8 code? अब आपको बताया कि जो f है वो x19 रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो g है वो x20 रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से h, i and j हैं आपके पास, ये भी रिस्पेक्टिवली आपके पास x21, x22 और x23 रजिस्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आपने अपनी असेंबली लिखनी है तो आपने बजाय इसके f, g, h, i और j वेरिएबल्स का नेम यूज़ करें, आपने उसकी जगह जो इनका प्रॉपर असेंबली है और उस प्रॉपर असेंबली में प्रॉपर जो रजिस्टर्स नेम है उनको यूज़ करना है। तो सेम एग्जांपल आपके पास आपने पहले ऑलरेडी की हुई है, वहाँ पे हमने लिखा था ऐट T0, x g + h लिखा था वहाँ पे हमने, ठीक है ना, g, h लिखा हुआ था। तो वहाँ पे T0 जो था वो हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर था। अब ये जो आपके पास 32 रजिस्टर्स हैं,
इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास x0 से लेके x7 तक जो है वो आपके पास प्रोसीजर आर्गूमेंट या रिजल्ट के रजिस्टर होते हैं। x8 जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट रिजल्ट रजिस्टर कहलाता है, और x9 से लेके x15 तक जो है ये आपके पास टेम्परेरी रजिस्टर कहलाते हैं। ये बस नोट कर ले, x9 से लेके x15 तक जो आपके पास रजिस्टर होंगे वो टेम्परेरी रजिस्टर कहलाएंगे। फिर आपके पास x16 से लेके x17 दो रजिस्टर हैं, इनको एज ए लिंकर रजिस्टर भी यूज़ करते हैं और एज ए टेम्परेरी रजिस्टर भी यूज़ करते हैं। x18 है आपके पास, ये आपके पास प्लेटफॉर्म रजिस्टर है, और x19 से लेके x27 तक ये सेव रजिस्टर कहलाते हैं, इनके डाटा वगैरह को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। x28 आपके पास है, ये स्टैक रजिस्टर कहलाता है, और x30 है, इसको आप लिंक रजिस्टर कहते हैं, और x31 जो है उसको आप XZR कहते हैं। ये एक तरतीब है, इसमें तरतीब में आपने नॉर्मली जो याद रखना है वो x9 से लेके x15 तक जो टेम्परेरी रजिस्टर है वो बातें में रखने की आपकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इनके बाद, क्योंकि ये लिमिटेड से 2-4 ही हमने यूज़ करने हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं। तो T0 की जगह x9 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि वहाँ पे हमने लास्ट एग्जांपल जो आपने की थी, अगर आपने घर जाके की या नहीं की या आपने कहीं नोट किया तो उसको देख लें कि वहाँ पे हमें लिखा हुआ था ऐड T0, G, H। T0 क्या था हमारे पास? टेम्परेरी रजिस्टर। अब एग्जाम्पल में हमें कोई नहीं बताया हुआ कि आपने कौन सा टेम्परेरी रजिस्टर लेना है, तो हम x9 से लेके x15 के तक कोई भी टेम्परेरी रजिस्टर ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया जी, x9 को जो है वो हमने ऐसे टेम्परेरी रजिस्टर T0 की जगह ले लिया, और उसके बाद G की जगह उसने हमें कहा हुआ है कि आपने जो है वो x20 जो है वो यूज़ करना है, और H की जगह आपने x21 यूज़ करना है। तो आपके पास जो पूरी कमांड बनेगी वो बनेगी आपके पास ऐड x9, x20, x21। सिमिलरली आपके पास सेकंड पार्ट था जिसमें आपने i+j किया हुआ था, उसमें उसके आपने असेंबली उधर लिखी हुई थी ऐड T1, i, j लिखा हुआ था। तो आप T1 की जगह आप एक और टेम्परेरी रजिस्टर लेंगे, x9 हमने ले लिया तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं, x10 ले लेते हैं टेम्परेरी रजिस्टर, तो हम लिखेंगे ऐड x10, और फिर i और j की जगह उनके जो रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स हैं 22 और 23 उनको हम यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास बन जाएगी ऐड x10, x22, x23। तो आपके पास ये इस तरह से कंप्लीट कमांड बन गई, और उसके बाद आपने उन्होंने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, और रिज़ल्ट जो है वो आपका f में सेव होगा। f जो है वो x19 के साथ है, तो आप सब करेंगे x19, और ये दो आपके जो रिज़ल्ट पड़े हुए थे वो आप दो टेम्परेरी रजिस्टर में x9 और x10 में पड़े हुए थे, दोनों को आप आपस में माइनस कर लेंगे, x9 को x10 करेंगे, तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट x19 में चला जाएगा जो कि f के बराबर है। तो इस तरह से आप जो C का कोड है उसको आप कन्वर्ट कर लिया असेंबली के अंदर। हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो इसके बारे में तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सर, आ गई समझ। अच्छा, एक और चीज़ नोट रखिएगा कि अगर आप कहीं नेट से कभी कोई चीज़ कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपको सेम इसी तरह की असेंबली लिखी हुई नज़र आएगी, मगर वो x की जगह वहाँ पे r लिखा होगा, ऐड R9, R20, R21, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो जो है वो LEGV8 की जो है वो असेंबली नहीं है, वो मिक्स असेंबली है, मिक्स सेट आर्किटेक्चर की है, जो लास्ट टाइम जिसका हमने जिक्र किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो असेंबली लिखने का तरीका है वो सेम है, मगर इनमें नंबर ऑफ रजिस्टर चेंज होते हैं, कमेंट्स करने का तरीका चेंज होता है, और ये जो पीछे ऐड और सब्ट्रैक्ट जो आपने कमांड जो भी लिखनी है तो उसके बाद का जो स्पेल है वो चेंज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेम जो आपको वर्डिंग के साथ नेक्स्ट से चीज़ मिलेगी तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वाकई वो LEGV8 का ही कोड है या किसी और चीज़ का कोड है।
तो वहाँ से कॉपी करने के बजाय ज़रा अपनी अकल को यूज़ कर लेते हैं, ये बेहतर है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड समाराइजेशन। यहाँ तक हमने जो बात की है ना वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात की है कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो उसमें हमने यही देखा था कि आपने जब भी कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो उसमें आपके पास जो है वो नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो 3 होने ज़रूरी हैं। उसके बगैर आप नहीं लिख सकते उसको, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, और 3 ही यूज़ करने हैं। जैसे आपके सामने अभी एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो 3 ही। अब ये सेकंड चीज़ आ गई, वो आया आपके पास मेमोरी ऑपरेंड्स आ गया आपके पास। इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है आपके पास? नॉर्मली हम जो है वो एरेज और डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिंपल वेरिएबल्स दैट कंटेन सिंगल डाटा एलिमेंट्स एज इन दीज एग्जांपल जो अभी हमने देखी हैं, और उसमें आपके हमारे पास क्या है, सिंगल डाटा एलिमेंट्स हैं। बट दे आल्सो हैव मोर कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स जिनमें आपके पास एरेज आ जाती हैं एंड स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। These composite data structures can contain many more data elements than there are registers in a computer. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आपके पास these composite data structures can contain many more data elements, जब मैनी मोर डाटा एलिमेंट्स की बात आ जाती है और आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो लिमिटेड है, देन हाउ कैन अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट एंड एक्सेस सच लार्ज स्ट्रक्चर्स। तो कंप्यूटर इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करेगा? तो वहाँ पे आपको पास जो चीज़ आएगी वो आपके पास मेमोरी ऑपरेंड्स आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि the processor can keep only a small amount of data in the registers, but computer memory contains billions of data elements. So data structures such as arrays हो गए आपके पास, structures हो गए, are kept in memory. तो आप इनको memory को रखते हैं बजाय इसके कि आप उनको डायरेक्ट जो है वो CPU के अंदर स्टोर करवाएं। सो इसी वजह से आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस अकर ऑन रजिस्टर्स इन LEGV8 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखे हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो अब आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। सो LEG मस्ट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन चाहिए जो आपका ये जो एरेज और स्ट्रक्चर्स का जो डाटा मेमोरी के ऊपर पड़ा हुआ है उसको रजिस्टर्स तक आपके पास लेके आए। तो सच इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की डेफिनेशन क्या आपके पास? अ कमांड दैट मूव्स डाटा बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर्स। और इसी तरह से जो आपके पास एड्रेस है, to access a word or double word in a memory, the instruction must supply the memory address. अब आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपको कम से कम जो डाटा के ऊपर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस क्या आपके पास? अ वैल्यू यूज टू डिलाइन द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट विद इन अ मेमोरी एरे। तो आपके पास जो रैम है जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है तो उसकी हर लोकेशन को जो है वो हम एक नंबरिंग देते हैं, इंडेक्स नंबर दे देते हैं, और हर लोकेशन जो है अगर आप 64 बिट के हिसाब से है तो हर लोकेशन जो है वो आपकी 64 बिट के हिसाब से जो है वो असाइन हो जाती है स्पेस उसको, और हर स्पेस को जो है 64 बिट की एक स्पेस को जो है वो आप एक एड्रेस देते हैं। इसी तरह से सो आप तो जितने भी आपके पास मेमोरी है उतने आपके पास एड्रेस चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने ये आपके पास मेमोरी लोकेशन है, इनके एड्रेस सिंपली अभी हम यूज़ कर लेते हैं कि इनका एड्रेस है इसी तरतीब से
हम कहते हैं कि 0 लोकेशन है तो इसको हम 0 कह देते हैं, उसके बाद जो 1 लोकेशन उसको 1 कहते हैं, 2 है तो उसको 2 कहते हैं, 3 है तो उसको 3 लोकेशन एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहते हैं। तो हम कहते हैं जी आपके पास जो 0 लोकेशन है उसके ऊपर आपके पास जो डाटा सेव है वो 1 है, और 1 के ऊपर आपके पास जो डाटा सेव है वो 101 है। 2 के ऊपर जो डाटा सेव है वो आपके पास 10 आपने वैल्यू जो है वो सेव करवाई हुई है। 3 के ऊपर आपने वैल्यू जो सेव करवाई हुई है वो 100 है आपके पास। सो द मेमोरी इज जस्ट अ लार्ज सिंगल डायमेंशनल एरे। आपके पास जिस तरह से आपके पास एरे होती है तो मेमोरी भी आपके पास एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, with the address acting as the index to the array starting at 0। ठीक हो गया जी। तो ये काम किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज डाटा फ्रॉम मेमोरी टू अ रजिस्टर इज ट्रेडिशनली कॉल्ड लोड। आपने डाटा क्या करना है? कॉपीज डाटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। जब आपने मेमोरी से रजिस्टर में कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आप जो कमांड यूज़ करेंगे उसको लोड कहेंगे। अच्छा, और इसकी फॉर्मेट क्या दी आपके पास? द फॉर्मेट ऑफ द लोड इंस्ट्रक्शन इज द सेम ऑफ द ऑपरेशन फॉलोड बाय द रजिस्टर टू बी लोडेड, देन रजिस्टर एंड अ कांस्टेंट यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी। The sum of the constant portion of the instruction and the contents of the second register form the memory address। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बेस एड्रेस होगा और एक आपके पास इसका इंडेक्स एड्रेस होगा जो मेमोरी में आपने जिस जगह पे जाना है। तो बेस एड्रेस में आप जो है उसको ऐड करेंगे एड्रेस को, तो आप जो है वो अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यही टेबल है जिसकी आपने लोकेशन क्या की 0 है, 1 है, 2 है, तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इसका बेस एड्रेस है, उसमें 0 है। अगर आपने थर्ड लोकेशन पे जाना है, यानी कि जो बेस फोर्थ लोकेशन आपके पास 3 इस पे जाना है, तो आप 0 + 3 करेंगे तो आप इस लोकेशन पे चले जाएंगे 3 पर। यही बात यहाँ पे गई है। तो LEG में जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, लोड की इंस्ट्रक्शन है, उसको हम LDUR कहते हैं, स्टैंडिंग फॉर लोड रजिस्टर। तो ये काम किस तरह से करती है? ये एग्जाम्पल है इसके लिए हमारे पास। एग्जाम्पल कहती है जी, लेट्स अज्यूम दैट A इज एन एरे ऑफ 100 डबल वर्ड्स। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो डबल वर्ड यूज हुआ है, तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी डबल वर्ड का लफ्ज़ यूज होगा तो इसका मतलब ये है कि आप ये 64 बिट लोकेशन। तो दोबारा पढ़ लें इसको। लेट्स अज्यूम दैट A इज एन एरे ऑफ 100 डबल वर्ड्स, ओके, and then that the compiler has associated the variable G and H with the register X20 and X21। ठीक है, दो वेरिएबल्स आपको बताए हुए G और H, और G और H जो जिन रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको बताया हुआ है। एक X20 है आपके पास और एक जो है वो X21 है। इसी तरह से लेट्स आल्सो अज्यूम दैट द स्टार्टिंग एड्रेस the base address of the array is X21। और ये हमेशा आपको गिवन होता है, आपको पता होता है कि आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है क्या है। आपके पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपको गिवन है, वो आपके पास X22 है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए। अब आपके पास C या जावा की एक कमांड है, उसमें लिखा हुआ है आपके पास G = H+ और आगे एक एरे है A8, यानी कि जो A एरे है उसकी 8th लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको आपने H पे ऐड करना है और उस रिजल्ट को जो है वो G में स्टोर करना है। तो बेहतर यह है कि अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझना है तो इसको अपने पास नोट कर लें साथ साथ, बजाय इसके कि आप जो है वो जस्ट सुने इसको। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, आपने इसकी असम्बली लिखनी है। अब तो असम्बली लिखने का जो आपके पास तरीक़ाकार वो ये है आपके पास कि आपको बेस एड्रेस दिया हुआ है X22, ठीक है, और जिस लोकेशन पे आपका डाटा पड़ा हुआ है वो आपको बताई हुई है A8 है आपके पास, जबकि जो A है आपके पास
एरे है उसकी 8th लोकेशन है, ठीक है, और ये बेस एड्रेस है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आप उस एक ही लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इसको A8 को और X22 को ऐड करेंगे और आपने रिजल्ट जो है वो G में स्टोर करवाना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसका डाटा चाहिए, इसका डाटा होगा तो हम H में जो है वो ऐड करवा के G में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको A8 जो आपके पास एरे है इसका डाटा चाहिए आपको, और उस डाटा को आपने कहीं ना कहीं सेव भी करना, और सेव आप किस में करेंगे, आप किसी न किसी रजिस्टर में सेव करेंगे। तो ये किस तरह से होगा जी, आपके पास आप LDUR की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद A8 का अपना डाटा जो है वो सेव करवाना है, तो उस सेव करवाने के लिए हम एक टेम्परेरी रजिस्टर ले लेते हैं। हमें क्योंकि एग्जाम्पल में नहीं कहा गया कि जी आपने कहाँ पे डाटा सेव करवाना है, तो हम उसके लिए एक टेम्परेरी रजिस्टर ले लेते हैं, उसको हम X9 कहते हैं। अब आपने जो है वो 8th लोकेशन का जो है वो एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बेस एड्रेस प्लस आपके पास 8th लोकेशन, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास लिखा हुआ है X22 कोमा आपके पास 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है X22 में आप 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो लोकेशन है वो आ जाएगी जिसके ऊपर आपका डाटा पड़ा है। तो X22 कोमा 8 किया आपने, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, X9 में, जो कि आपके पास टेम्परेरी स्टोरेज है। अब आपके पास X9 इसका डाटा आ गया, बाकी आपके पास सिंपल है, आपने ऐड कर लिया और G की जगह आपको बताया हुआ है कि आपने X20 जो है वो रजिस्टर यूज़ करना है, S की जगह आपको बताया हुआ है X21 यूज़ करना है, और A8 की जगह आप आपने X9 यूज़ करना है, क्योंकि 8